Assalamu alaikum, dear students. In this session, we will talk about the sports injuries in the ankle and हम थोड़ा सा ब्रीफ इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है साइन एंड सिम्टम्स हैं इसकी जो ग्रेडिंग्स है मुख्तलिफ इंजरीज की तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर ओवरऑल बात की जाए तो एंकल एंड फुट इंजरीज जो हैं ये तकरीबन कॉमन इंजरीज हैं अमंग द स्पोर्ट्स और 25%, वन फोर्थ ऑफ ऑल स्पोर्ट इंजरीज हैं। और स्पेसिफिकली इसमें जो एंकल इंजरीज है ये सबसे कॉमन है। और एंकल इंजरीज में फिर एंकल स्प्रेन जो है, और एंकल स्प्रेन में फिर ये लेटरल एंकल और लेटरल एंकल में जो ACL है ये सबसे जो ATFL है ये सबसे कॉमन इंजरी है। आगे हम इसमें एक एक रीजन वाइज डिस्कस करेंगे। इनिशियली हम एंकल इंजरी स्प्रेन पर बात करेंगे, हाई एंकल स्प्रेन पर बात करेंगे, और फिर आगे जो है मेटाटार्सल और फिर जुबिलेंजिस की तरफ हम इंशाल्लाह जाएंगे। So common injuries जो इन 25% ऑफ एंकल इंजरीज में से जो कॉमन इंजरीज हैं, and they are the ankle sprain, the ankle fractures, Achilles injuries। एकिलीज इंजरीज में फिर दोनों आते हैं। एकिलीज बर्साइटस भी आ सकती है इसमें, एकिलीज टेंडन भी आती है, और इसके अलावा जो हार्लैंड डिफॉर्मिटी है वो भी जो है इसके साथ एक एसोसिएटेड इंजरी है, वो भी इसमें सारी इसमें एकिलीज में आ जाती हैं। Heel pain, exactly it. Heel pain is related to the problem with the heel bone that calcaneus उसमें spur आ सकती हैं, उसमें क्रैक आ सकती हैं, फ्रैक्चर आ सकती हैं। तो these all are collectively regarded as the heel pain or the heel pathologies। And the turf toe, जिसको टोस्टअप भी कहा जाता है, ये अक्सर जो ऐसे स्पोर्ट्स में है जिसमें एथलीट जो हैं ये सडन स्टॉप होते हैं और फिर जो है वो मूवमेंट शुरू करते हैं, या वो शार्प कट लगाते हैं जैसे बास्केटबॉल में या सॉकर में। वो अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं, मुखालिफ एथलीट उसके सामने आ जाते हैं, तो ड्यूरिंग दैट उनकी टो जो है ये वहां पर स्टक हो जाती हैं, और ये स्टबिंग जो उनकी हो जाती है तो उसकी वजह से जो है इनकी जो पहला जॉइंट है, यानी टार्सो मेटाटार्सल पेलिंजियल पहला जो जॉइंट है वो जो है हाइपर एक्सटेंड हो जाता है और उसमें इंजरी हो सकती है। दैट एक्चुअली कार्ड इज द टॉप टो, जो बिग टो से ये इंजरी रिलेटेड है। एंशियन स्प्लिंट डिफरेंट टाइप से ग्रेड्स है, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। जो ये स्पोर्ट्स एथलीट जो हैं ये स्पोर्ट्स इंजरीज एंकल एंड फुट रीजन में कॉमन है। स्ट्रेस फ्रैक्चर ओवरऑल जो है ये उसमें आ सकती हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर में, लेकिन मोस्टली जो है ये हैंड फुट और जो मिड फुट है उसकी इंजरीज में इसमें ये ज्यादा आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंकल स्प्रेन की। और एंकल स्प्रेन जो है ये दोनों आ सकते हैं, यानी मीडियल साइड और लेटरल साइड। तो एन इंजरी टू वन और मोर लिगामेंट्स इन द एंकल। और अगर हम इसमें एनाटॉमी की बात कर ले, सो देयर आर लेटरल लिगामेंट एज वेल एंड मीडियल लिगामेंट। मीडियल लिगामेंट जो है ये इनका जो सुपीरियर अटैचमेंट है ऑन द टिबिया, ये ब्लेंडेड है एक दूसरे के साथ, ये मिक्स है, दैट्स व्हाई एंड सम एरियाज एंड लिटरेचर आपको ये सेपरेट लिगामेंट के बजाय बंडल मिलेंगे या बैंड मिलेंगे, लाइक इट इज कॉल्ड एज द पोस्टीरियर tibiotalar band, or this is the tibiocalcaneal band, anterior tibiotalar band or the tibionavicular band। विकास इनका जो ओरिजिन है या सुपीरियर अटैचमेंट है टू द टिबियल शिन बोन जो है ये काम सेपरेटेड नहीं है, दैट्स व्हाई इन सम हाउ दे कांट बी कंसीडर्ड एज separate ligament, so that is combinedly called as the medial ligament or the deltoid ligament। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लेटरल साइड पे देखें तो लेटरल साइड पे जो तीन लेगमेंट्स हैं इनकी अटैचमेंट, बोथ अटैचमेंट जो है इनकी जो शिन बोन के साथ है, ये उसके साथ आउटर बोन जो फिबुला के साथ है, ये अलग अलग है। यानी वी कैन सी हियर द अटैचमेंट ऑन दैट फिबुला जो है ये एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं है, सो दैट्स व्हाई they are the separate ligaments, anterior tail fibular ligament, posterior tail fibular ligament, and the
कल्किनोफिब्रिलर लिगामेंट। और इन तीनों में सबसे कॉमन जो इंजर्ड जिसकी होती है, दिस इज द इंटीरियर वन, द एटीएफएल, द इंटीरियर टेलोफिब्रिलर लिगामेंट, दिस इज द मोस्ट कॉमन इंजरी। और इनमें सबसे लीस्ट जो इनकी इंजरी होती है, दिस इज द दैट पोस्टीरियर वन, पोस्टीरियर टेलोफिब्रिलर लिगामेंट। उनकी कुछ रीजन ये है कि एक तो ये लेंथ में जो है ये कम है, दूसरी उसकी जो विड्थ है ये भी इन दोनों से थोड़ी सी ज्यादा होती है। और ये अगर इंजर्ड हो जाता है दिस पोस्टीरियर वन, तो इसका मतलब है कि बहुत हाई इम्पैक्ट और हाई एनर्जी जो है ट्रॉमा है। और इसके साथ इसकी जो ऊपर शिन बोन है या जो टिबिया एंड फिबुला फ्रैक्चर जो है ये भी हो सकते हैं। और सम हाउ कुछ केसेस में अगर ये पोस्टीरियर टेलेफिब्रिलर लिगामेंट जो है ये इंजर्ड है, तो इसके साथ हाई एंकल स्प्रेन भी हो सकती है। मतलब ये बहुत हाई सिवियर ट्रॉमा होती इंजरी होती है। अगर माइल्ड इंजरी होती है या लो एनर्जी ट्रॉमा होती है, सो मोस्टली देयर इज ओनली sprain of this ligament. This is the interior tail of the ligament, and might be there also we have some um, partial tear as grade one tear, grade one injury, or sprain of the calcaneal ligament. As compared to the lateral ligament, medial ligament जो है इनकी इंजरीज बहुत कम होती हैं। और दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग है। When there is inversion हो जाती हैं, so there is usually stretching of these ligament, specifically these two ligaments, and that's why they are the most commonly involved. While these are injured when there is eversion, when the medial side of the ankle that is being stretched. So that's why these ligaments they are also known as the inversion injury. These ligaments, the lateral ligaments injury, are known as the inversion injury, and the medial ligament or the deltoid ligament injury is also known as the eversion injury of the ankle. सो यहाँ पे फिर इसकी थ्री टाइप्स होती हैं या ग्रेड्स होते हैं। या तो ये सिंपल माइक्रो टीयरों में हो जाती है और ओवर स्टिच हो जाते हैं, दैट वी कॉल एज द ग्रेड वन इंजरी। या जो है ये फिर टीयर हो जाती है, और टीयर में भी टू ग्रेड्स है, यानी ग्रेड टू जो है विच इज दियर इज पार्शियल टीयर ऑफ द लेग, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। वी कैन सी हियर, यहाँ पे कुछ fibers of this ligament they are still intact, and कुछ जो है यहाँ पे ऑलरेडी इनकी टीयर हो चुकी हैं। So we can say this one, this is, these both are in the grade 2 injuries are sprain, while this one, that if there has been injured, there is no tear in this one, there may be a sprain, and that will be grade 1. So, and the last one obviously when there is complete rupture of the ligament, any ligament, and there is no connection between the two parts. So that is known as the grade 3 injury, which make it the ankle very unstable. So यहाँ पे हम देख सकते हैं, this is the that inversion injury, यहाँ पे inversion हो चुकी हैं, और lateral side of the ligament जो है ये इसमें स्ट्रेच होंगी। यहाँ पे दिस, इसमें अगर आप देखें यहाँ पे ये वर्जन हो चुकी हैं, और इसमें इस लेग की, इस बास्केटबॉल की, इस प्लेयर की जो मीडियल लेगमेंट से व्हेन ही जस्ट वो स्टैंड करेगा उसकी वेट उसके ऊपर आएगी, सो देयर विल बी स्ट्रेच ऑफ द मीडियल साइड व्हिच मे गिव राइज टू द sprain of the medial ligaments. अगर हम स्पोर्ट्स की बात कर ले तो सॉकर जो है एंड बास्केटबॉल, वैसी आम जितनी भी स्पोर्ट्स है जिसमें रनिंग इन्वॉल्व है, वो चाहे क्रिकेट हो सकती है, और रग्बी हो सकती है, और ट्रैक एंड फील्ड हो सकती हैं, वो जो है हर्डलिंग हो सकती है, हर्डलिंग हो सकती हैं। उन तमाम स्पोर्ट्स में जो है अमेरिकन फुटबॉल हो सकती हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा हाई प्रेवलेंस और इंजरीज आती हैं इस एंकल स्प्रेन की, तो ये जो है ये बास्केटबॉल है एंड सॉकर, इनमें जो है सबसे कॉमनली इसमें इंजरीज आ सकती हैं। जैसे वी कैन सी हियर सिवियर इंजरीज दैट में आल्सो हाई इम्पैक्ट इंजरी, हाई ट्रॉमा यहाँ पर है, जो न सिर्फ यहाँ पे उसकी एंकल इंजरीज होंगे, बल्कि यहाँ पे फ्रैक्चर की भी चांसेस, इस तरह की मैकेनिज्म में इंजरी के साथ, लिगामेंट इंजरी के साथ साथ जो है फ्रैक्चर की भी चांसेस ज्यादा होते हैं।
जैसे हमने पहले स्लाइड्स में कहा कि एंकल स्प्रेन जो है ये इन्वर्जन इंजरी हो सकती है या इवर्जन। तो इन्वर्जन इंजरी जो है ये सबसे कॉमन होती हैं, और इसमें जो है ये व्हेन देयर इज इन्वर्जन ऑफ द एट फुट और एंकल, एंकल जो इनकी एंकल जॉइंट पे यहाँ पे इन्वर्जन हो जाती हैं, और इस इन्वर्जन में यहाँ की जो लेटरल लिगामेंट्स एंकल की वो इंजर्ड, और इसकी इंजरी हो जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं। इवर्जन इंजरी यहाँ पे स्वेलिंग होगी, इंस्टेबिलिटी होगी, पल्पेशन अगर हम करें तो हमें मिडिल साइड पे यहाँ पे जस्ट इंटीरियर टू द दैट मेलिलस जो है हमें यहाँ पे या उसकी नीचे जो है यहाँ पे हमें टेंडरनेस मिलेगी। तो इवर्जन इंजरी में बेसिकली द फुट जो है इवर्जन में चले जाती हैं, द फुट रोल आउटवर्ड एंड द एंकल जो है दैट गोज टुवर्ड्स द साइड ऑफ द लेग्स। और यहाँ पे जो इंजरी हो जाती है वो ये तब होती है व्हेन देयर इज टू सिवियर इवर्जन। नॉर्मली देयर इज नो सच इंजरी एज द नॉर्मल इवर्जन। और ये एज कम्पेयर टू द इन्वर्जन इंजरी, इवर्जन इंजरी की जो प्रेवलेंस है ये कम है एज कम्पेयर टू द इन्वर्जन इंजरीज। हाई एंकल स्प्रेन ये इन दोनों से कम है, और ये हाई एंकल स्प्रेन इज वी कैन से दैट एक ब्रॉड टर्म है जो हम उन तमाम स्ट्रक्चर को जो नी जॉइंट से नीचे हैं और एंकल जॉइंट के ऊपर है, इन तमाम स्ट्रक्चर के दरमियान जितनी भी इंजरीज होती है उन सबको हाई एंकल कहा जाता है। इसमें लिगामेंट्स ऑफ द डिस्टल टिबियो फिबुलर जॉइंट जो है, इसके लिगामेंट्स उसमें जो इंटीरियर पोस्टीरियर उस यहाँ आ जाते हैं। इसमें इंटीरियर जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है उसकी इंजरी को भी जो है हाई एंकल स्प्रेन कहा जा सकता है। और इन दोनों की जो एंकल स्प्रेन के बनिस्बत जो है हाई एंकल स्प्रेन थोड़ी सी लेस कॉमन होती है। इसको सिंडिस्मोसिस इंजरी भी कहा जा सकता है, एंड ये इट कैन हैपन व्हेन द फुट इज forced to rotate towards the outside away from the other foot, or when the foot is planted so it can't move and the leg is rotated towards the inside. This is actually the mechanism जहाँ पे इसकी rotation हो जाती है, that will lead to the tear of this distal joint between the outer bone and the shin bone, between the tibia and fibula. इनकी ये ligament specifically इनकी जो interior ligament है, there are three ligaments. One is the interior ligaments between the tibia and fibula. The other one is posterior और एक transverse ligament होती है। जबकि ऊपर जो उनकी proximal joint between the tibia and fibula वहां पे सिर्फ दो ligaments होते हैं, that is the plane joint, so two ligaments होते हैं, that is interior and posterior। जो यहाँ पे ये तीन जो है एंकल इंजरीज की आप कह सकते हैं, बट दिस इज एक्चुअली हाई एंकल स्प्रेन। और इसमें जो टेस्ट होगा पॉजिटिव, दैट इज नोन एज द स्क्वीज टेस्ट। स्क्वीज टेस्ट जो है ये इसमें इस तरह होता है कि द मिड ऑफ द फोर लेग जो लेग है यहाँ पे एंकल से ऊपर, साइड टू साइड दोनों हाथों को स्क्वीज किया जाता है, और इसको फिर थोड़ा सा ग्रेब किया जाता है, और फिर इसको साइड टू साइड just above the ankle joint और फिर इसको squeeze किया जाता है। During that squeezing, if there is pain, so that may lead to the positive sign for the high ankle sprain. So the symptoms of an ankle sprain are obviously they will be pain, which can be mild to severe, depend on what sort of injury it is. If it is the grade one, a moment there is mild pain, and even the patient may the athlete may continue their activity, and within seconds the pain may subside. There may be moderate pain, and in the moderate pain, देयर में भी सम स्टॉप टू द एक्टिविटी, सीज हो जाती है उनकी एक्टिविटी, थोड़ा सा वो साइड पे आ जाता है, बट आफ्टर फ्यू मिनट्स वो दोबारा से कंटिन्यू कर सकता है, या एटलीस्ट वन एक मैच के लिए जो है उसको बाहर होना पड़ जाता है। सिवियर इसमें व्हेन देयर इज टू मच सिवियर हाई इंजरी होती है, और इसमें
अमूमन जो है ये वीक लग सकती हैं, 10 डेज लग सकते हैं उसके वापस गेम आने में। बिकॉज और इसमें एक उसमें हो जाती है कि चूंकि वेट बियरिंग जॉइंट है जैसे एंकल जॉइंट पे, सो बेसिकली यहाँ पे उसके प्रोप्रोसेप्शन काफी वीक हो जाती हैं, एंड देयर इज हाई चांसेस ऑफ री इंजरी। अगर इसकी कंप्लीट हीलिंग नहीं हो पाती, कंप्लीट रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाती और दोबारा से जो है इसकी हो जाती है, तो देयर इज चांसेस ऑफ द री इंजरी। और सम टाइम व्हेन देयर इज इवन हीलिंग हो भी जाती है, तो कुछ टाइम के बाद इसकी जो चांसेस है इस रीस्प्रेइंग की, इस एंगल की, उसी जगह पे ये बहुत कॉमन होती हैं। दैट्स वाई प्रॉपर रेस्ट और टाइम जो है देनी चाहिए जस्ट इन कंप्लीट रिहेबिलिटेशन, कंप्लीट रिकवरी के लिए। Swelling, obviously, it is an acute and traumatic injury, so that's why वहाँ पे swelling होगी. It depends on the injury. If that is the grade 3 or the grade 2 injury, so there will be overall within minute जो है यहाँ पे न सिर्फ ये कि वहाँ पे स्वेलिंग होगी, बल्कि यहाँ पे जो है एक ब्रूजिंग भी हो सकती है, एक एमोसिस भी हो सकती है। और ये अगर ग्रेड 1 है, सो देयर में बी नो सच स्वेलिंग, कोई विजिबिलिटी नहीं होगी स्वेलिंग की। यहाँ पे चूंकि इंस्टेबिलिटी हो जाती है और पेन इतना शदीद होता है कि द पेशेंट न इस पर वेट बियरिंग कर सकता है, और वेट बियरिंग के अलावा अगर इसको थोड़ा सा मूव किया जाता है, सो ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द एंकल भी जो है काफी पेन होती है, ट्रबल होती है एथलीट को। अब सुपरफिशियली जो है यहाँ पे एक एमओ से डिस्कलरेशन हो जाती है, और ये खुद जब रिकवरी हो जाती है तो खुद बहुत ये भी उसके साथ रिजॉल्व हो जाती है। Severe sprain में स्पेसिफिकली ग्रेड 3 इंजरी में देयर इज हाईली इंस्टेबिलिटी ऑफ द एंकल। अब क्रोनिक एंकल इंस्टेबिलिटी क्या है? ये एक ऐसा कंडीशन होती है जिसमें से एक पेशेंट ऐसा उसको महसूस होता है कि उनकी देयर इज अ गिविंग वे, यानी वहां पे उनको लग रहा है कि भाई देयर इज बीन सेपरेशन ऑन द लेटरल साइड। और इसी में इसकी जो है, और ये तब होती है जब इसकी प्रोप्रियोसेशन वहां पे थोड़ी सी कम हो जाती है, और इसकी वजह से इसकी री इंजरी भी हो जाती है। सो ये क्रोनिक इंस्टेबिलिटी अक्सर साल, 2 साल, 3 साल भी गुजर जाते हैं। एंड ये नॉर्मल बी पॉपुलेशन में होती है कि पेशेंट आ जाता है कि एक दफा इनकी स्प्रेन हो गई थी और सिवियर हो गई थी, फिर 5, 6, 7 दिन तक मैं वेट बियरिंग नहीं कर सकता था, और फिर उसके बाद ये ठीक होगी। लेकिन अब ये एपिसोडिकली जो है अगेन एंड अगेन जो है ये इंजरी बार बार हो जाती है। सो दिस इज देन एक्चुअली नोन एज द क्रोनिक एंकल इंस्टेबिलिटी। So it is really highly, this chronic instability is highly associated with the previous sprain of that side of that place. And there is obviously a patient with the athlete will just feel the wobbling of that ankle because of the instability. They will be, उनको लगेगा ऐसा कि उनकी ankle जो है the side to side move कर रही है, that we got is the wobbling of the ankle. रिपीटेड टर्निंग ऑफ द एंकल, अगेन ये इसमें जैसे मैंने कहा कि ये रिपीटेड जो है री इंजरी के चांसेस बहुत हो जाते हैं, और इट इज हाईली एसोसिएटेड विद द प्रीवियस sprain. Chronic swelling and discomfort during this chronic ankle instability. अच्छा, पेरोनियल टेंडन इंजरीज। अब पेरोनियल टेंडन इंजरीज जो है अगेन इट इज अ ब्रॉड टर्म, और ये या तो टीयर हो सकते हैं, एक्यूट सडन टीयर जिसको पेरोनियल टीयर हम कह सकते हैं, और या ये सबलक्सेशन या डिसलोकेशन हो सकते हैं। तो ये दो मेजर ग्रुप्स हैं इन पेरोनियल टेंडन इंजरीज की। तो पहले अगर हम बात कर ले इस टीयर की, जो पेरोनियल टेंडन टीयर है, और तो पेरोनियल टेंडन टीयर जो है इसका जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है, देर इज के ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स यहाँ पे या कोई भी जो यहाँ पे रैपिड डार्सिफ्लेक्शन करे, और उस डार्सिफ्लेक्शन में जो है इनकी जो टेंडन है इसकी इंजरी जो है स्पेसिफिकली दो लेगमेंट जो है द पेरोनियस लंगस एंड ब्रेविस, तो इनकी जो है इंजरीज हो जाती है। इसके फिर 3 टाइप्स होते हैं इस पेरोनियल टेंडन टीयर की। चूंकि दो टेंडन उसमें होते हैं, देयर इज द पेरोनियस ब्रेविस एंड द पेरोनियस
लंगस। तो टाइप वन पेरोनियल टीयर उसको कहते हैं जब दोनों टेंडन में पार्शियली वहां पे माइक्रो टीयर हो जाती हैं, बट स्टिल द बोथ टेंडन्स आर ओके एंड दे वर्क नॉर्मली। उनमें पेन होगा, टेंडरनेस होगी, माइट भी थोड़ी स्वेलिंग भी होगी, बट स्टिल द बोथ टेंडन दे विल बी इंटैक्ट and somehow partial tear of these two tendons, so that will be called as the type 1 peroneal tendon tear। टाइप टू उसको कहेगा, उसको हम कहते हैं कि दोनों टेंडन में पेरोनियस ब्रेविस में या पेरोनियस लैंगस में, दोनों में एक टेंडन जो है ये उसकी मेजर टीयर हो जाए यानी ग्रेड 3 टीयर हो जाए, और एक टेंडन जो है वो इंटैक्ट। दोनों में अगर सपोज ए एंड बी हैं, तो अगर ए इंटैक्ट है और बी ग्रेड 3 इंजरी या मेजर उसकी टीयर हो चुकी है, तो तब भी टाइप 2 होगा। और अगर इसका अपोजिट हो तो दोनों केसेस में, यानी एक इंजरी जो है, एक टेंडन कंप्लीट इंजर्ड हो जाती है, दूसरा इंटैक्ट हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द टाइप 2। टाइप 1 में क्या था, दोनों इंटैक्ट थे, जबकि टाइप 2 में एक इंटैक्ट होगा और दूसरा जो है मेजरली टर्न होगा। ग्रेड 3 जो है, फिर अगेन इसको डिवाइड किया जाता है ग्रेड 3 ए और ग्रेड 3 बी। वैसे टाइप 3 को अगर हम ओवरऑल कहें कि किससे कहेंगे, कि जब दोनों टेंडन जो है वो मेजर रिटर्न हो, कंप्लीट टीयर हो इनकी, तो इसको फिर कहा जाता है कि दिस इज द ग्रेड 3। सो ग्रेड टाइप 1 क्या था, नो मेजर इंजरी, नो मेजर टीयर, बोथ आर इंटैक्ट, जस्ट पार्शियल टीयर या माइक्रो टीयर होती हैं। In the type 2, one is the major turn, the other is intact. And the type 3, both the tendon, the peroneus brevis and the peroneus longus, both will be turned majorly इनके grade 3 होगा। Now इसकी two types again है, type 3 के type 3A and type 3B। If there is excursion of this peroneus muscle belly, so then that will be called as type 2B। और if there is no muscle excursion, जो excursion of the muscle belly जो है नहीं है, so absence होती है उसमें, तो this is the टाइप 3A। और यहाँ पे अगर मसल बिली की जो है, यानी बोथ टेंडन दे मेजर रिटर्न एंड साथ साथ जो है देयर इज एक्सकर्जन इन द मसल बिली ऑफ दिस मसल, so then they will be termed as the type 3B। So that is somehow the types of the this peroneal tendon tear। अगर हम सबलक्सेशन की बात करें, तो सबलक्सेशन के लिए हमें इसकी एनाटॉमी थोड़ी सी जो है फिर याद करनी होगी कि इसकी किस तरह होती है, यानी सबलक्सेशन इसकी मैकेनिज्म किस तरह होती है। ये दोनों टेंडन जो है, पेरोनियस टेंडन और पेरोनियस ब्रेविस, ये एक शीट के अंदर होती हैं, यानी दोनों जो है ये एक शीट के अंदर होती हैं। और इसको अगर हम इसकी डिफिनीशन कर दे, तो ये होता है कि जब इनकी जो शीट होती है, जिस शीट में, और ये कहाँ पे, ये जो लेटरल मेड्यूलस है इनके पीछे जो है, या we can call is the posterior inferiorly, बिल्कुल बिलो लेट posterior कॉर्नर पे एक ग्रूव होती है, रेट्रोमिल्यूलर सल्कस उसको कहा जाता है। यानी सल्कस एक ग्रूव है, या रेट्रोमिल्यूलर ग्रूव भी कहा जाता है, रेट्रोमिल्यूलर ग्रूव सल्कस भी कहा जाता है। एक ग्रूव होती है और इसमें पोस्टीरियरली ये दोनों टेंडन लेटरल मेडुलस के नीचे से आते हैं, और इसके ऊपर जो है एक रेटिनिकुलम होती है, एंड दैट इज नोन एज द सुपीरियर पेरिनियल रेटिनिकुलम। और ये यहाँ पे फिर आगे जाके ये कल्किन इस पे इंसर्ट होती हैं, ये रेटिनिकुलम। तो सबलक्सेशन या डिसलोकेशन ऑफ दिस टेंडन को डिफिनेशन वाइज अगर कहा जाए, सो देयर इज टियर और एवल्जन ऑफ दिस सुपीरियर पेरिनियल रेटिनिकुलम। या जो है जरूरी नहीं है कि हर बार जब इनके डिसलोकेशन और सबलक्सेशन हो तो ये इनका जो रेटिनिकुलम है ये टियर होगा। समटाइम्स इस तरह होता है कि इनका जो रेटिनिकुलम होता है ये लूज हो जाता है, और इतना लूज हो जाता है कि इसके अंदर जो टिंडल्स होते हैं वो टाइटली हिल्ड नहीं होती, और वो ग्रू से जो है वो डिसलोकेट हो जाती हैं, सबलग्स हो जाते हैं। सो ऐसे केसेस में जहाँ पे ये जो रेटिनोकुलम है ये टीयर उनकी नहीं हो चुकी हैं, ये वल्स नहीं है,
still it is intact, or still there is subluxation or dislocation of this peroneus brevis and longus, तो इसको कहा जाता है इंट्राशीथ सबलक्सेशन। फिर आगे इसकी जो राइकिन क्लासिफिकेशन के मुताबिक इसके फिर टू टाइप्स है, टाइप 1 है, टाइप 2, लेकिन उसको खैर डिटेल की जरूरत नहीं है राइकिन क्लासिफिकेशन की। लेकिन इतना आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि सबलक्सेशन के लिए कि जब इनका जो शीत है सुपीरियर पेरिनियल रेटिकुलर, ये जब उनकी टीयर हो जाती है या उनकी सबलक्सेशन हो जाती है और ये दोनों सबलक्स होंगी, उसके बगैर भी जो है ये सबलक्स या हो सकते हैं, डिस्लोकेट हो सकते हैं। बट इफ देयर इज नो टीयर ऑफ दिस रेटिकुलम, तो फिर इसको इंट्राशीथ सबलक्सेशन कहा जाता है। और कहाँ से डिस्लोकेट हो या सबलक्स हो जाते हैं, जो लेटरल मिल्यूलर ग्रू है या रेट्रो मिल्यूलर ग्रू जो है उससे ये बाहर आते हैं। यूजुअली ऐसे पेशेंट जिसमें जो जो पेस्केवस जिसमें होता है, यानी वहां पर उनका जो मीडियल आर्च है ये हाई है, थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा हाई है, तो उसमें चांसेस या इस पेरिनियल सबलक्सेशन की जो रिस्क है ये ज्यादा होती है। इसके अलावा जो है ये पेरिनियल टेंडन जो है ये अगर एक्यूट होते हैं तो इसको जो डायग्नोस करना या इसको असेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहां पे जो उनकी एडीमा होती है, एक एमोसिस होती है, पॉइंट टेंडरनेस होती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे थोड़ी सी एक असेसमेंट की मुश्किल हो जाती है। लेकिन पेशेंट के अगर मूवमेंट की बात की जाए तो पेशेंट डॉर्सिफिकेशन करेगा या साथ साथ इवर्जन करेगा, तो इसमें इनको पेन जो है ये बहुत हाई होगा। तो ये इस एक पॉइंट है जो इसमें पेनिंग हम पॉजिटिव कह सकते हैं। अदरवाइज जो है एमआर जो है फिर दैट कैन हेल्प अस इन द, या अल्ट्रासाउंड जो है दैट कैन हेल्प अस इन द करेक्ट डायग्नोसिस ऑफ दिस पेरोनियल टेंडन सबलक्सेशन। सो ये तो हमने तब थोड़ा बहुत हमने टाइप्स डिस्कस किए हैं। इसके मैकेनिज्म इंजरी जो है पेरिनियल टेंडन टियर की, ये जो ब्रेविस एंड लंगस है, दिस इज द रैपिड डॉर्सिफिकेशन ऑफ द इन्वर्टेड फुट। और सिम्टम्स जो है ऑब्वियसली पेन होगा, वहां पे स्वेलिंग होगा एंड वीकनेस ऑफ द फुट एंड एंकल। साथ साथ जो है ये यूजुअली जो एंकल स्प्रेन होती है या एंकल लेटरल इंस्टेबिलिटी उसके साथ भी एसोसिएटेड होती है, और इसकी वजह से जो भी जो है एंकल इंस्टेबिलिटी जो है हो सकती है। अगर हम सबलक्सेशन की बात कर ले, थोड़ा बहुत हमने वहां पे डिस्कस कर दिया। तो जब एक या दोनों टेंडन जो है अमंग द दैट पेरिनियस लंगस एंड पेरिनियस ब्रेविस, जब ये अपनी पोजीशन से जो है ये बाहर आ जाते हैं, और पोजीशन क्या है, दैट इज लेटरल मिडिलर ग्रू, और जैसे हमने कहा कि रेट्रो मिडिलर ग्रू और सल्कस। एंड देन कैन अकर आफ्टर ट्रॉमा सच इज द स्प्रेन एंकल, चूंकि वहां पर इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी हो सकती है, और ये खुद जो है वहां पे जो है चांस इंक्रीज कर सकते हैं इस लिगामेंट इंजरी की, और खुद वहां पे काज करता है एंकल इंस्टेबिलिटी। पेरिनियल टेंडन की जो अगर हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, कौन से स्पोर्ट्स में इस सबलक्सेशन ऑफ द पेरिनियल टेंडन्स जो है ये कॉमन है, तो बहुत कॉमनली जो है ये स्कीइंग में होती हैं, और इसके अलावा बाकी स्पोर्ट जैसे जिमनास्टिक है, आइस स्केटिंग या रग्बी में भी उसकी जो है हाई प्रेवलेंस रिपोर्ट हुई है इन द लिटरेचर। अब आते हैं टुवर्ड्स द अकीलीस बर्साइटस। अकीलीस बर्साइटस जो है ये इसको समहाउ रेट्रोकल्किनस बर्साइटस भी कहा जाता है, और ये एक बर्सा होती है जो कल्किनस के बैक पर होती है। और when there is Achilles bursitis तो विजिबल स्वेलिंग होती है, एक बम्प सा होता है वहां पे, और ये पॉइंट टेंडननेस होती है जहां पे ये एकिलीज टेंडन अटैच होती है। क्योंकि ये बर्साइटिस बर्सा जो है उसी जगह पर होती है जहां पर ये एकिलीज टेंडन जो है ये इस हील बोन जो है जो कल्किनियस के बैक पर यहाँ पर अटैच होती हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम वहां पर उसको थोड़ा सा पल्पेशन करें तो हमें पॉइंट टेंडरनेस जो है लोकलाइज टेंडरनेस मिलेगी। स्वेलिंग व्हेन देयर इज acute गिलीस बर्साइटिस, वहां पे स्वेलिंग भी हो सकती है।
or usually is a gradual onset when there is Achilles tendonitis. So उसकी वजह से जो है ये भी acutely हो सकता है, but when it is overused तो फिर ये जो है मोस्ट कॉमनली ओवर यूज होती हैं दिस Achilles bursitis, बहुत कम जो है इन एथलीट जो है ये acutely bursitis हो सकती हैं Achilles की. This is actually the position of the bilateral Achilles bursitis. दोनों जगहों पे हम देख सकते हैं कि just above the bottom of the heel यहाँ पे एक बम्प सा है, रेडनेस भी है एक, एंड साथ साथ जो है यहाँ पे स्वेलिंग भी है. So this is actually the Achilles bursitis. Achilles tendonitis जो है, this is Achilles tendon की obviously inflammation को कहते हैं, और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है, that is not because of a single event. There may be the result or the collaboration or the integration of multiple stresses which may lead towards the Achilles tendonitis. You can see here in this foot there is overall swelling, not only swelling at this area but ये वहाँ पे overall उसकी swelling है, और ये हम देख सकते हैं यहाँ पे. अगर आप देखिए इस टेंडन की, तो एग्जैक्टली नजर आ रहा है कि यहाँ दोनों साइडों पे थोड़ी सी सल्कस बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे काफी स्वेलिंग की वजह से वो थोड़ी बहुत नजर आ रही है. सो विजिबल डिफरेंस बिटवीन द टू. So this is one of the example of the create with the Achilles tendonitis. There is another deformity known as the Hageland deformity or the Hageland bump भी उसको कहा जाता है. Hageland bump और Hageland deformity जो है इसका बहुत strong association है with both Achilles bursitis और Achilles टेंडनाइटिस के साथ. तो यूजुअली ये जो हेगलैंड डिफॉर्मिटी है, ये एक बोनी इनलार्जमेंट होती है, और ये जो हील बोन है जो कल्कीनियस है उसका पोस्टीरियर पार्ट जो है वो थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है, दैट इज एक्चुअली नोन एज द हेगलैंड डिफॉर्मिटी और द हेगलैंड बम्प. This deformity that is a strong association with the Achilles tendinopathy, Achilles tendonitis, or somehow this may be the cause of the Achilles tendonitis, या जो है इसकी वजह से Achilles tendonitis नहीं हुई है, लेकिन ये जो है इस Achilles tendonitis जो हो गई है उसकी जो कंडीशंस होती है, उसकी जो सिम्टम्स उसको वर्सन कर सकते हैं. Similarly, this Hageland deformity is also associated with the irritation of the soft tissue, specifically, particularly that retrocalcaneus bursa जो है, that is very common with this Hageland deformity. Heel contusion, sports such as the soccer और ट्रैक एंड फील्ड उसमें ये हो सकती हैं, एंड स्पेसिफिकली सॉकर में बहुत कॉमन होती हैं. यहाँ पे जो है हील जो है उसकी ब्रूज हो जाती हैं, उसकी एक हेमोसिस हो जाती हैं. ऐसी एक्टिविटी जिसमें से स्टॉप एंड गो एक्टिविटीज है, जैसे लाइक जैसे सॉकर हो गई, बास्केटबॉल हो गया, टेनिस हो गई, अमेरिकन फुटबॉल हो गई, इनमें भी जो है हील कंफ्यूजन कॉमन होती हैं. और ऐसी एक्टिविटी जिसमें जंपिंग हो, लाइक द बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ट्रैक एंड फील्ड, इनमें भी जो है इस हील कंफ्यूजन की जो है चांसेस है. लेकिन टू स्पोर्ट जिसमें हील कंफ्यूजन की थोड़ी सी ज्यादा रिपोर्ट हुई है, दिस इज द सॉकर and the basketball and the track and field. Sun symptoms की बात की जाए, so they will be severe pain on the that bottom of the heel and weight bearing भी, चूंकि वहां पे obviously bruising होगी, so जैसे ही उस पर weight bearing लेके आएगा, and specifically one leg stance पे अगर आ जाएगा उस same side affected side पे, तो there will be increase in the pain. And this is actually the example of some of these heel contusions, which is may not only localized bruising. We can see here there may be bruising at the surrounding areas as well, and these are considered as the heel contusion cases. द नेक्स्ट इंजरी, थोड़ा सा हम हील से, एंकल से, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे टुवर्ड्स दैट टार्सल एंड मेटाटार्सल. तो उसमें जो इंजरी जो एक होती है, दिस इज नोन एज द लिस्फ्रैंक इंजरी. Lisfranc injury is basically a sprain of the ligament,
और दिस स्प्रैंग लिगामेंट जो है ये जो सेकंड cuneiform है which is also known as the medial cuneiform, that is actually connect with the second metatarsal by several ligament, and one of those ligament which connect the medial cuneiform with the second metatarsal is the Lisfranc ligament, and injury of that Lisfranc ligament is known as the Lisfranc injuries or somehow subtle Lisfranc injuries. They are very rare, and we can see here in the literature there has been reported that almost only 0.2% of all the fracture or all the injuries, these are the less frank injuries. So this is actually a complex injury जहाँ पे न सिर्फ ligaments की injury हो जाती है, बल्कि वहाँ पर जो joint होती है, जिस frank joint या ये जो that proximal end of that second metatarsal जो है इसकी फ्रैक्चर भी हो सकती है। यूटिलिटी की बात की जाए तो मोस्टली इट इज द लो एनर्जी ट्रॉमा और द लो एनर्जी इंजरी है। is that is the main mechanism is the, as we can see here, the direction of force is that axial loading along the metatarsal and direct contact of the tarsometatarsal joint, specifically the second tarsometatarsal joint, and the mechanism is the force abduction of the forefoot. There is damage to the spring ligament and the second tarsometatarsal joint and most rigid articulation। ये जो second metatarso TMT TJ जो है ये इतना सख्त समटाइम हो जाता है कि यहाँ पे मूवमेंट जो है ये भी बहुत कम हो जाती हैं, और अमूमन जो है यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा प्रेशर डाल दें इस सेकंड टार्सोमेटाटार्सल जॉइंट पे तो देयर विल बी पॉइंट टेंडरनेस। बेयर फुट वेट बियरिंग पे जो है उसको पेन होगा, और साथ साथ जो है उसको सेट टू सेट अगर हम उसको कंप्रेशन इन मेटाटार्सल को दें तो मेटाटार्सल हेड को, तो उसको पेन होगा, यानी यहाँ से हम इसको यहाँ से और यहाँ से होल्ड करें फिर इसको स्क्वीज करें कंप्रेस करें तो इसमें पेशेंट को पेन होगा, और एडीमा भी होगा, और साथ साथ जो है बॉटम जो है या सोल जो है यहाँ पे उसको ecchymosis होगी। We can see here this is that is the discoloration of the skin। Ecchymosis mean the superficial skin discoloration because of the rupturing of the injury due to an injury, that is known as the ecchymosis। So there will be edema, साथ साथ जो है plantar ecchymosis भी होगी। The next is the turf toe, or somehow it is also been reported with the name the toe stub, and this is actually the sprain of the first metatarsal phalangeal joint. The mechanism of injury is that during the kicking object or stubbing toe or dropping heavy object on that first metatarsal phalangeal joint या filled with turf जो है इन सब में जो है इसकी इंजरी हो सकती है। As the shoe graph, the plank surface, body weight and forward movement force the first impingement into the hyperextension, जिसकी वजह से जो है ये जॉइंट जो है ये इंजर्ड हो जाती हैं, उसकी लिगामेंट्स की स्प्रेन हो जाती हैं। You can see here, this is actually the mechanism जहाँ पे पहले जो है यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन हो चुकी हैं, साथ साथ जो है फिर इसकी थोड़ी सी डॉर्सिफिकेशन हो जाए तो ये और भी वर्सन हो जाती हैं, and this is actually the mechanism of this injury। We can see here there may be some swelling, point tenderness, pain, as well as in the top of the surface there may be some ecchymosis as well। So pain during the push-off phase of the gait, to joint motion and manual resistance, pain when attempting the quick stop. Point tenderness over the impingement, and there will be limited range of motion because of the pain and swelling। ये इंजरी जो है ये टॉप टो और द ये तब भी होती है अगर कोई बंदा जो है हाइट से जंप लगा दे और फिर वो लैंडिंग करे जस्ट ऑन द फोर फुट, यानी यूजुअली जब हम जंप लगाते हैं तो अब ये फ्रंट फुट पे ज्यादा फोर्स होता है बिकॉज, तो अगर यहाँ पे उस टाइम भी जो है अगर ज्यादा
फोर्थ बॉडी वेट जो है ये आ जाती है ऑन द बिग टो। तो उस टाइम पे भी जो है इस फर्स्ट एमपी जॉइंट की स्प्रेन जो है हो सकती है। The next is again another broad term known as the medial tibial syndrome. उसको शेन स्प्लिंट भी कहा जाता है और मल्टीपल काजेस की होती हैं। सो दिस इज अ जनरल टर्म which is applied to a variety of condition that sees the knee plague the number of athletes. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसकी रिस्क जो है या इंक्रीज करते हैं या उसकी ये शेन स्प्लिंट के इंसिडेंस जो है इसमें एनहेंसमेंट लेके आते हैं। दीज आर द बायोमैकेनिकल फैक्टर्स होते हैं। चेंज इन द इंटेंसिटी ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्कआउट, improper or one footwear, change in surface. Change in surface का मतलब ये है कि if someone is trained on one type of surface and then there may on the other day he may have to run or he may have to exercise, he may have to play the game on another type of या ऐसी surface which is not meant to be fit for that sport, तो उस पे भी जो है ये immediate syndrome हो सकती है। यहाँ पे अगर उसके वार्म अप और कूल डाउन जो है ये सही तरीके से ना हो तो भी जो है मीडियम टिबियल सिंड्रोम हो सकती है। एंड चेंज इन द टाइप ऑफ वर्कआउट अगेन दैट में लीड टुवर्ड्स द मीडियल टिबियल सिंड्रोम। इस तरह अगर हम इसके इन तमाम फैक्टर्स के अलावा अगर हम बायोमैकेनिकल फैक्टर्स को डिटेल से डिस्कस करें तो ये ज्यादातर एथलीट्स में मुख्तलिफ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो रिस्क इंक्रीज करते हैं इस मीडियल टिबियल सिंड्रोम की, कि जिसमें से ये जो मीडियल रिज ऑफ द टिबिया इसमें ड्यूरिंग द रनिंग या ड्यूरिंग द एक्टिविटी उसको पेन होता है। सो सम ऑफ द मैकेनिकल फैक्टर जो हो सकते हैं लाइक व्हेन देयर इज एक्सेसिव प्रोनेशन ऑफ द फुट, तो इस एक्सेसिव प्रोनेशन जो है इसकी वजह से जो टिबियालिस पोस्टीरियर मसल है और इसकी जो टिबिया के साथ अटैचमेंट वहां पर उस पर स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। सो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ये मीडियल टिबियल सिंड्रोम हो सकती है, क्योंकि जो पेरोस्टल अटैचमेंट इस मसल की है ना वहां पे उसकी रिपीटेटिव स्ट्रेंड और इन्फ्लेमेशन होती है जो आगे जाके इवेंचुअली दे मे लीड टुवर्ड द मीडियल टिबियल सिंड्रोम। इसके अलावा जो इंटरनल और एक्सटर्नल टिबियल रोटेशन जो है अगर ये ज्यादा हो जाए या किसी के एबनॉर्मली जो है ज्यादा है तो दैट इंक्रीज टिबियल टॉर्शन जो है यहाँ ये भी जो है ये जो टिबिया पर जो लोडिंग पैटर्न होती है उसको चेंज कर सकते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे इन मसल पे थोड़ी सी एक्यूमुलेशन ऑफ स्ट्रेस हो सकती है जो दे मे गिव राइज टुवर्ड्स द मीडियल टिबियल सिंड्रोम। अगर पूरी लिम्ब जो है इसकी सम टाइम पुअर अलाइनमेंट होती है, जैसे मिसाल के तौर हम कहें कि कंडीशन होती है जीनोवेलगम है या जीनोवेरम है, तो वो भी जो है इस नी जॉइंट के नीचे जो मसल है यहाँ पे जो फोर्सेस है ये जो फोर्स शिफ्टिंग है ये एबनॉर्मली हो जाती हैं। इसके अलावा जो एबनॉर्मल क्यो एंगल है ये भी जो है इस एरिया पे शिन मसल पे जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें इसकी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। अगर यहाँ पे जो दोनों मसल्स है टिबियालिस इंटीरियर और टिबियालिस पोस्टीरियर अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाती हैं तो उसकी वजह से भी जो है इनसफिशिएंट शॉक अब्जॉर्प्शन होगी, जो यहाँ पे पेन होगा, पेन हो सकती है, जिसकी वजह से जिसको हम फिर मीडियल टिबियल सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा अगर काप मसल जो है ये स्पेसिफिकली दैट गैस्ट्रोक्नीमियस शिन सोलिस मसल भी हो सकती है सॉरी, सो गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस दोनों जो हैं अगर ये टाइट हो जाए तो ये टीबिया पर ड्यूरिंग द एक्टिविटीज लाइक रनिंग एंड जंपिंग जो है वहां पे उस पर स्ट्रेन जो है ये टीबिया पर ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इसका मीडियल रिज ऑफ द टीबिया पे थोड़ा सा पेन आ सकती है विच वी कॉल इज द मीडियल टिबियल सिंड्रोम। तो ये बहुत सारे फैक्टर, दैट्स वाई इसको मीडियल टिबियल सिंड्रोम कहा जाता है कि इसके बहुत सारे रीजन है स्पेसिफिकली बाय मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन सब में जो है यहाँ पे स्ट्रेस इंक्रीज होती हैं
और उस स्ट्रेस के बाद जो है यहाँ पे इनिशियली दे विल बी नो सच, लेकिन जैसे वो रनिंग स्टार्ट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, सो आफ्टर सम टाइम जो है इनको, क्योंकि ड्यूरिंग दैट रनिंग और एक्टिविटी वहां पे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एक्युमुलेट होती है दैट एरिया, सो इसकी वजह से जो है फिर इसकी सिम्टम शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा एथलीट है जो वो 4 फुट पैटर्न या हील स्ट्राइक पैटर्न के साथ रनिंग करता है, तो उसकी वजह से भी जो है मीडियल टिबिया पर एक्सेसिवली जो है स्ट्रेस पड़ती है, लोड पड़ती है। तो ये जो एसिमेट्रिकल गेट है, या ये या जो ये 4 फुट रनिंग या हील स्ट्राइक पैटर्न रनिंग जो है, ये इनकी वजह से भी जो है यहाँ पे मीडियल टिबिया जो है इसमें पेन आ सकती है। तो ये तमाम जितने भी कंडीशंस है, ये इसमें ज़रूरी है कि सबसे पहले इनकी करेक्शन की जाए, इन बायोमैकेनिकल करेक्शन किए जाए थ्रू द प्रॉपर ऑर्थोटिक्स और प्रॉपर फुटवेयर। क्योंकि समटाइम ये जो बायोमैकेनिकल फैक्टर है, इसके मेन रीजन जो है ये इम्प्रॉपर जो है फुटवेयर है, ये भी हो सकती है। और इसी वजह से हर एक स्पोर्ट की एक स्पेसिफिक फुटवियर होती हैं, सो इसलिए अप्रोप्रिएट फुटवियर जो है ये बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से न सिर्फ ये बल्कि बाकी जितनी भी जैसे अभी पिछले स्लाइड्स में हमने अकीलीज टेंडनाइटिस और अकीलीज बर्साइटिस की बात की, तो ये जो अकीलीज बर्साइटिस है, सम हाउ ओवर यूज इंजरीज जो है, इसका वन ऑफ द रीजन जो है ये टाइट शू, जो तंग शू जो है वो एक बंदा स्पोर्ट्स के लिए पहनता है, जिसका पोस्टीरियर पार्ट जो है, जो हील पार्ट है, ये थोड़ा सा तंग है, तो दैट टाइट शूज जो है उसके कंटिन्यूसली उसके स्ट्रेस जो है ये देगा उस, जिसकी वजह से दैट एक्यूलीज वर्सा जो इन्फ्लेम हो सकती है। सो दैट्स वाई ये जो मसल इसकी मसल फ्लेक्सिबिलिटी है, मसल स्ट्रेचिंग है या स्ट्रेंथिंग है, वार्म अप है, ये सारी या बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें से ये होता है कि अगर एक एथलीट है, वो एक स्पोर्ट्स के लिए जा रहा है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड मसल फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ चाहिए, ये उसकी नहीं है, तो उसकी वजह से भी जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है ये इम्बेलेंस आ जाती है, और ये यहाँ पे ऑब्वियसली इस मीडियल टीबिया पे या पूरी टीबियल साइड पे, इस लेग पे स्ट्रेस जो है एक्यूमुलेट करेगा, जिसकी वजह से ड्यूरिंग द एक्टिविटी उसको पेन हो सकती है। सो इसकी साइन एंड सिम्टम्स अगर हम बात कर ले, सो इन द सेंस ऑफ द ग्रेड, सो इसकी 3 4 मेन ग्रेड्स होते हैं। पहला ग्रेड जो है कि उसको इनिशियली कोई पेन नहीं है, ड्यूरिंग द एक्टिविटी भी पेन नहीं है, लेकिन जैसे ही वो एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है और थोड़ा सा कूल डाउन वाले फेज पे आ जाते हैं, तो वहां पे उसकी मिडिल शिन साइड पे या समहाउ कुछ केसेस में इंटीरियर शिन भी जो है उसके पेन हो सकती हैं। तो ये ग्रेड 1 होगा कि मीन द पेन इज जस्ट आफ्टर द एक्टिविटी। अगर पेन जो है ये ड्यूरिंग द वार्म अप यानी स्पोर्ट्स शुरू होने से पहले भी है, और शुरू स्पोर्ट्स के खत्म होने के बाद फिर भी होता है, लेकिन ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स, ड्यूरिंग द एक्टिविटी अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसकी एक्टिविटी जो है ये उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट नहीं हो रही है, और नॉर्मली इस तरह रिपोर्ट कर देता है जिस तरह पहले था, सो दैट विल बी अगेन कॉल्ड एज द ग्रेड 2। अगर उसका पेन जो है ये एक्टिविटी से पहले भी है, एक्टिविटी के दौरान भी है, एक्टिविटी के बाद भी है, और उसकी नॉर्मल जो रूटीन परफॉर्मेंस है वो उसी तरह रिपोर्ट नहीं कर रहा है, उस तरह उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही है, उससे उसकी परफॉर्मेंस जो है ये इफेक्ट हो रही है, तो दैट विल बी कॉल्ड इज द ग्रेड 3। और अगर पेन इतना शदीद है कि उनके लिए स्पोर्ट्स या उनके लिए वो जो एक्टिविटी है या जो एग्जीक्यूशन ऑफ देयर परफॉर्मेंस इज इम्पॉसिबल फॉर हिम जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंटेंस पेन, तो ऐसे में जो है वी कॉल इज द ग्रेड 4 शिन स्प्लिंट। अगर जब फ्रैक्चर की बात की जाए, सो स्पोर्ट्स में स्पेसिफिकली दो, जिसमें रनिंग है, जिसमें स्टॉपिंग गो एक्टिविटीज है, जंपिंग, उसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर एंड ये जो ग्रास फ्रैक्चर, ये दोनों जो है हो सकते हैं। एंड फिबुला जो है ये एक नॉन वियरिंग बोन है, सो उसकी जो है डायरेक्ट ब्लो जो है दैट में आल्सो काज फ्रैक्चर टू दिस बोन।
और बाकी जो है अगर when there is high trauma injury to the ankle, तो उसके साथ साथ जो है ये दोनों टिबिया एंड फिबुला की फ्रैक्चर जो है हो सकती है। ये this is one of the example from the American football. You can see here there is a fracture at the complete both tibia and fibula. This is another case showing the fracture of the that's the mirror inner side bone, the tibia. Fracture of the fibula may not display any gross deformities. Even there may be no such huge swelling. But on the other hand, if there is fracture of the tibia, so they will be visible and very severe and high level deformities. There will be point tenderness and a positive percussion test. The person may able to walk when the fracture is on the that fibula, but there may be very intense pain and there may be difficulty when the fracture is on the medial bone, the tibia. Tibia and fibula fracture will have a gross deformity. Specifically the tibia जो है इसमें deformity जो है बहुत होगी, लेकिन फिबुला में भी हो सकती है, बट कॉमनली जो है यहाँ पे usually there is no such gross deformity. Athlete will not be able to bear weight if on both sides, if this is an injury, a fracture to the tibia or fracture to the fibula. So these are some of the severe case of the that जहाँ पे complete injury fracture हो चुकी है of the this tibia and fibula. This is the management of these टिश्यूज एक्यूट इंजरीज या ट्रॉमेटिक इंजरीज। एक तो ऑलरेडी हम पिछले डिस्कस किया था हमने, राइस होता है, एक प्राइस होता है, तो ये जो है ये प्राइसर होता है। ये तीन हमने डिस्क्राइब किया था कि प्राइसर क्या है, प्राइस क्या है और राइस क्या है। दिस इज द अनदर दैट सेट अप मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज नोन एज द प्रिंस। Prince में भी जो है that mean protection, use a protective brace along with the compression wrap for the first 24 to 36 hours. The next hour that mean the rest, use crutches until walking is not painful without them. Otherwise weight bearing जो है ये कंडीशन या सिम्टम को वर्सन कर सकते हैं। आइसिंग जो है ये बहुत जरूरी है, इससे स्वेलिंग जो है काफी हद तक मदद मिलती है इन द रिडक्शन ऑफ ब्लड स्वेलिंग। और इसकी जो गाइडलाइंस है कि इसको हर 1 to 2 आवर्स के बाद लगानी चाहिए इन द इनिशियल 2 or 3 days, और नॉट मोर देन 20 मिनट, बिकॉज 20 मिनट से ज्यादा जो है दैट मे लीड टू सम कॉम्प्लिकेशंस। इसलिए 10 to 20 मिनट लगानी चाहिए, फिर देर में भी ब्रेक आप 1 to 2 आवर, फिर इसकी दोबारा जो है आइसिंग होनी चाहिए। सो क्रायोथेरेपी जो है दैट इज वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द स्वेलिंग। The NSAIDs, use of some pain killers like the ibuprofen or the paracetamol, they can give some relief from the pain initially. The compression in elastic compression wrap, they will help decrease the swelling and should be worn for the first 24 to 36 hours. And the last E, that means the elevation, raise your ankle above the level of your heart for 2 to 3 hours a day, if possible, to decrease the swelling and bruising, specifically when the person is at rest position, तो वहाँ पे एलिवेशन जो है बहुत जरूरी है। तो ये जो है राइस इसमें बी शामिल है, RICE। यहाँ पे जो है प्राइस जो है उसमें जो पी जो है ये प्रोटेक्शन है। सो प्राइस विच राइस के साथ प्रोटेक्शन भी है, और प्राइस सर पे यहाँ पे आर है। अगर इफ देयर इज सपोज फ्रैक्चर हो गई है तो इसको आगे जो है एक ऑर्थोपेडिक फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन की तरफ रेफर करना चाहिए। तो आर से रेफर मुराद है। तो प्रिंस, प्राइस, राइस, ये तमाम की या प्राइसर जो है ये तमाम की तमाम जो है दीज आर द एक्चुअली द अप्रोच टू ट्रीट एंड टू मैनेज द acute sport injuries on the site of the injury. Thank you so much to all of you.